Ladies, gentlemen, boys and girls, wish you all a very happy gut morning. दोस्तों, मैं राजीव आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ न्यूट्राइट मॉर्निंग न्यूट्रिशन के आज के इस मॉर्निंग के सत्र में। मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो आपके दिन को बनाता है स्वस्थ और ज़्यादा प्रोडक्टिव। दिन की सही शुरुआत ना सिर्फ आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन, एकाग्रता, आपके फोकस और आपके ओवरऑल वेल बीइंग में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। अभी तक आपने 12 दिनों तक मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बढ़िया सेशंस अटेंड किए। इन मॉर्निंग सेशंस के ज़रिए ना सिर्फ आपने नॉलेज पाया, जो आप खुद के हेल्थ को बेहतर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एमवे के विज़न को भी जी रहे हैं, जो है सभी को एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना। फ्रेंड्स, आज है डे 13, साथ ही साथ आज है रविवार। आप आज भी उतने ही उत्साह के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आपके गट मॉर्निंग के मैसेजेस आ रहे हैं, ये बड़ा हमारे लिए मोटिवेटिंग है। पहले तो मैं आपको इसके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा और ये भी साबित करता है कि आप अपने हेल्थ को लेके कितने सीरियस हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये एग्ज़ाम्पल पहले भी दिया है, आज मैं वापस इसको रिपीट करना चाहूँगा कि जब हेल्दी हैबिट्स को मैंने अपनाया, मेरी वाइफ़ ने, जिसको लगता था ये हेल्दी हैबिट्स मुश्किल होंगे, उसने भी धीरे-धीरे करके उसे अपनाना शुरू किया और इसके चलते मेरा जो बेटा है, अभी 10 साल का है, उसने भी हेल्दी हैबिट्स को अपनाना शुरू किया। अब हमारे घर में जंक फूड मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं आते, बट बड़े रेयरली आते हैं। और हाँ, मेरा बेटा जो अभी 10 साल का है, वो भी जंक फूड खाने के पहले 2 बार अपोलोजाइज़ ज़रूर करता है कि अब थोड़ा ध्यान दूँगा, अब लंबे समय के बाद ही खाऊँगा। सो हेल्दी हैबिट्स के बहुत महत्व होते हैं और इन्हीं हेल्दी हैबिट्स के ज़रिए हमने कल के सेशन में सीखा कि कैसे हमारा स्वास्थ्य जो है वो ऑप्टिमल हेल्थ होना चाहिए। एक्सरसाइज़, सकारात्मक विचार, आराम और सही खाने में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है। साथ ही साथ साइंटिफिक फाउंडेशनल सॉल्यूशंस बास्केट्स किस तरह से इस गैप को पूरा करने में मदद करते हैं। तो इस बढ़िया सेशन को आज फिर शुरुआत करते हैं। फिर एक बार इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे चहेते, जिनको कई लोग ना सिर्फ़ हमारा हीरो मानते हैं, साथ ही साथ गुरु भी मानते हैं, जो हमें रोज़ ना सिर्फ़ मोटिवेट करते हैं बल्कि बढ़िया जानकारी देते हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर श्याम रामकृष्णन, डायरेक्टर इनोवेशन एंड साइंस, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मार्केट्स, पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच यूएसए, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यूएसए और फिर एक बार हम सभी के चहेते। सो लेट मी इनवाइट डॉक्टर श्याम रामकृष्णन। सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग राजीव एंड सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज भी यहाँ हैं और आज आज मैं आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग सिद्धांत बताऊंगा। आज है राजीव ने बताया कि उनके बेटे कभी जंक फूड लेके आते हैं। सब बच्चों को थोड़ा जंक फूड तो पसंद होगा ही, तो लेकिन उसका कारण कुछ होगा, राइट? क्यों क्यों बच्चे लेके आते हैं? हाँ, बहुत टेस्टी होते हैं क्योंकि फूड कंपनीज ने बहुत मज़ेदार केमिकल्स बना दिया ताकि हमारे टंग को बहुत खुश हो जाए, राइट? सो इसके लिए, लेकिन और एक रीज़न है वो मैं आज बताऊंगा। तो आज हम बात करते हैं कि एक सिंपल और पावरफुल तरीके के बारे में जो आपकी आफ्टरनून हंगर को मैनेज करने में मदद करेंगे। तो सबको कुछ आफ्टरनून हंगर होते हैं, अरे मुझे कुछ ये स्नैक खाना है, तो ये जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको जरा मदद करेंगे। सोचिए, दिन भर एनर्जेटिक, फोकस्ड और सेटिस्फाइड फील करना, बिना हेल्थ अनहेल्थी स्नैक्स के। आप सोचेंगे कैसे हो सकते हैं, राइट? ये सब शुरू होता है आपके पहले मील से, फर्स्ट मील। है। तो रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में ज्यादा प्रोटीन शामिल करते ज्यादा प्रोटीन शामिल करते हैं तो आप दिन भर कम भूख महसूस करते हैं। और महीने में हर दिन मैं देखते हैं, मुझे भी, और बहुत मेरे फैमिली को भी, उनको पता है अभी। पर इससे पहले आइए एक
एक सिद्धांत को बताएंगे मैं आपको। उसका नाम है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस, शॉर्ट में PLH। मैं रिपीट करूंगा, उसका नाम है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस। ओके, तो क्या है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस और प्रोटीन लेवरेज सिद्धांत? प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस एक फैसिनेटिंग, बहुत बढ़िया मॉडल है जो हमारे फूड इनटेक के रेगुलेशन के बारे में, जो हम खाते हैं उसका कंट्रोल के बारे में बात करता है। इस सिद्धांत कहता है कि, सुनिए ठीक से सुनिए, इस सिद्धांत कहते हैं कि प्रोटीन हमारे कैलोरी इनटेक का प्राइमरी कारण होता है, प्राइमरी कारण, राइट। असल में हमारे बॉडीज प्रोटीन्स को दूसरे न्यूट्रिएंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं। तो प्रोटीन्स है, हमारे बॉडी प्रोटीन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम तब तक खाना खाते रहते हैं जब तक हमारी प्रोटीन नीड्स पूरी नहीं हो जाती। चाहे इसका मतलब ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना है, बस हमारा बॉडी हमसे पूछते रहते हैं मुझे प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वो हमारा बेसिक है, हमारा फंडामेंटल, हमारा बॉडी बॉडी कहते रहते हैं। तो ये सिद्धांत ये भी बताता है कि अलग अलग प्रोटीन इनटेक लेवल्स हमारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कंजप्शन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो सीधी बात में, जब हमारी डाइट्स फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से डाइल्यूटेड होते हैं, जैसे कि हम पकौड़ा खाते हैं, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं ना, तो हम ज्यादा खाते हैं, जो एनर्जी ओवर कंजम्पशन और ओबेसिटी का कारण बनता है। तो आज आप सुनेंगे सपना जी से इस वेट मैनेज के बारे में, लेकिन ये एक रीजन है। तो जब जब सिद्धांत तो बहुत होते हैं, तो साइंटिस्ट को प्रूव करना पड़ता है कि यह सिद्धांत सही है कि नहीं। तो इसके बारे में बहुत चर्चा होते हैं साइंटिफिक लिटरेचर में। तो इस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने करीब 10,000 लोगों के एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन बिहेवियर्स को एनालाइज किया, और कुछ अनरिमार्केबल रिजल्ट्स आया। तो उन्होंने क्या फाइंड किया? जो लोग लो प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाते थे, जो लोग लो प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाते थे, उन्होंने बाद में सिग्निफिकेंटली ज्यादा खाना खाया। ये सोच लो, जो लोग प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाते हैं उन्होंने उसके बाद ज्यादा खाना खाया, सिर्फ खाना खाया, सिर्फ। लेकिन दूसरी बात है, ये दूसरी बात है कि जब खाना का अमाउंट ही नहीं, क्या खाया वो भी था इनका फाइंडिंग। तो रिसर्च ने ये रिवील किया, ये दिखाया कि क्या कि जो लोग हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाते हैं, वो दिन भर बेटर फूड चॉइसेस करते हैं, बेटर फूड चॉइसेस। उन्होंने नेचुरली सैचुरेटेड फैट्स, शुगर और सॉल्ट से बड़े फूड्स कम खाए, और ग्रेन्स और फ्रूट और डेयरी के सर्विंग्स भी कम कंज्यूम किए। लेग्यूम्स और वेजिटेबल्स भी कम कम हो गए, उनका सब खाना ही कम हो गए, क्योंकि उन्होंने हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खा लिया था। तो इंटरेस्टिंगली, चाहे ब्रेकफास्ट हाई हो या लो हो इन प्रोटीन में, दिन का पहला मील सबसे कम कैलोरी था और डिनर सबसे ज्यादा कैलोरी। ओके, तो फिर भी जो लोग सुबह ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, वो कम भूख महसूस करते हैं और दिन भर हेल्थियर फूड चॉइसेस करते हैं। तो अगर आप अपनी हंगर को मैनेज करना चाहते हैं, तो और बेटर फूड चॉइसेस करना चाहते हैं, तो अपने दिन की शुरुआत एक प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट से कीजिए। अपने मील्स में ज्यादा प्रोटीन और फाइबर शामिल कीजिए, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कम कीजिए, राइट। तो ये अप्रोच इफेक्टिव है, और आपके आपके सेहत के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो याद रखिए, बस
बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, पर ये भी कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। मॉर्निंग न्यूट्रिशन, राइट? अपने बॉडीज को जरूरी न्यूट्रिएंट से फ्यूल कीजिए, सैटिस्फाइड फील कीजिए और अपनी भूख पर कंट्रोल कीजिए। बस एक सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू टीम। चलिए अब हम सपना से मिलेंगे। सपना, स्टेज इज योर्स। थैंक यू। एमएसएमई बिजनेस ओनर के बच्चे क्यों जाके अमेजोन और गूगल पे जॉब करते हैं या ऑस्ट्रेलिया? स्टेज इज योर्स। Thank you so much, Dr. Shyam, and thank you for sharing this protein leverage hypothesis with us, because आज हम लोग जो है इसी बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो सादर नमस्कार एंड अ वेरी वेरी हेल्दी एंड अ हैप्पी गट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक कहीं ना कहीं डॉक्टर श्याम ने ऑलरेडी उसके लिए बैकग्राउंड सेट कर दिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन के तहत एक हेल्दी वेट भी अचीव कर सकते हैं, राइट? तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। राजीव सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? मैं Yes, जस्ट it's coming. हाँ, एक मिनट मुझे दीजिए, It is visible now. राइट? कोई और वो ब्लैक वो तो नहीं आ रहा है? लास्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इट्स विजिबल, राइट, क्लियरली? Yes, yes, all fine. तो आज हम बात कर रहे हैं कैसे हमारे ये जो फाउंडेशनल मॉर्निंग न्यूट्रिशन बास्केट्स हैं वो कैसे हमारे हेल्दी वेट मैनेजमेंट में भी सहायक हो सकते हैं। तो अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि अब तक हमने विभिन्न सत्रों के द्वारा ये समझा कि कैसे मॉर्निंग न्यूट्रिशन की आदत बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग न्यूट्रिशन में हमें सारे पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेना। लेकिन इसके बाद क्या हम कुछ और भी अचीव कर सकते हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन की आदत को बनाए रख के? जी हाँ, जैसे कल आपने देखा कि जो है कैसे आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन के तहत एक ऑप्टिमल हेल्थ अचीव कर सकते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आप ये समझेंगे कि अगर आप ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन की आदत को लंबे टाइम तक बनाए रखें और अपने जीवन में इन पोषक तत्वों को सुबह के न्यूट्रिशन में स्पेशली अगर इन पोषक तत्वों को सही मात्रा में फॉलो करते रहें, तो कैसे ये आपके हेल्दी वेट मैनेजमेंट में भी सहायक होगा। इसको ऐसे समझिए कि आपने एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन नाम की जमीन तैयार कर ली है, राइट? आपकी वो जमीन अब पूरी तरह से तैयार है, अब आपके हाथ में है, आप इसमें जो भी बीज डालना चाहें आपको वही फसल मिलेगी। जैसे आपको ऑप्टिमल हेल्थ का बीज डालेंगे तो आपको ऑप्टिमल हेल्थ मिलेगी, आपको वेट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको हेल्दी वेट मैनेजमेंट मिलेगा। इसी तरह से आप अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है मॉर्निंग न्यूट्रिशन। जब तक आप वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप ये बाकी चीजें भी जो है एक के बाद एक आएंगी। इसीलिए सबसे जरूरी है मॉर्निंग न्यूट्रिशन को फॉलो करना। अब आज हम क्यों वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? क्योंकि आई थिंक हम सभी ने जीवन में खुद के लिए या किसी न किसी और को वेट से स्ट्रगल करते हुए देखा ही होगा, राइट? और अगर हम एक बेसिक मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अगर हम हेल्दी वेट मैनेजमेंट पा सकें तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करते हैं तो वो चेंज दिखता है जो न केवल आपको मोटिवेट करेगा बल्कि और लोगों को भी मोटिवेट करेगा, ठीक है? तो अभी क्योंकि हम वेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि कौन से वो फैक्टर्स आपको लगता है जो ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको लगता है कि आई थिंक बहुत सारे जो है फैक्टर्स आपके मन में आ रहे होंगे।
कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको लगता है कि वेट या ओबेसिटी को बढ़ाने में काम आते हैं? जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड। जयदीप दास गुप्ता जी ने बोला है फैट। सतिंदर जी बोल रहे हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मोर हंगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस। वेरी गुड। सारे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो है वेट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कौन से वो एक्चुअल कारण हैं जो आपके वेट को बढ़ाते हैं या वजन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो आपके वजन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगरी फूड खा रहे हैं, वो आपके वजन को बढ़ाते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपका गट हेल्थ भी अच्छा नहीं है तो वो भी आपके वजन को बढ़ाने का काम करता है। लाइफस्टाइल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं है, आपका स्लीप अच्छा नहीं है, आपका जो है स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं हो पा रहा है, उन सारी चीजों से भी आपका वजन बढ़ता है। कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जैसे जो आपके स्टेरॉइडल मेडिसिन हैं या जो है एंटी एंजाइटी मेडिसिन हैं, वो भी आपके वजन को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिर आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं और आपके सिस्टम्स को बेहतर काम करने से रोकते हैं। वो भी धीरे धीरे आपके जो है वजन को बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे आपका थायराइड हो गया, पीसीओएस हो गया, ये ऐसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं जो आपको जो है वजन बढ़ाने में मदद में फैक्टर की तरह काम करते हैं। और साथ में जेनेटिक, जब हम जेनेटिक की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि जीन्स आपका सिर्फ जो है बहुत ही 5 to 10% तक जो है वजन को बढ़ाते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स का रोल बहुत ज्यादा है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। तो इन फैक्टर्स के साथ साथ समझ लेते हैं कि कौन से कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारे इंडिया के तहत आते हैं कि जो है हमारा इंडिया, हमारा भारतवर्ष आज ओबेसिटी के लेवल पे कहाँ पे खड़ा है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि आप देखें कि भारत जो है आज 3rd लार्जेस्ट ओबीज पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन के मामले में तो हम आगे हैं ही हैं, लेकिन साथ में ओबीज पॉपुलेशन के मामले में भी हमारा नंबर तीसरा आता है यूएसए और चाइना के बाद, और ये एज पर द WHO एस्टिमेशन है। अगर आप देखेंगे कि आपके आसपास भी अगर आप एक जनरल जो है जनरली भी अगर आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि 1 out of 4 women and 1 out of 5 men आज जो है ओवरवेट होने की कगार पर खड़े हैं भारतवर्ष में। और ये आप जनरली अपने आसपास भी देख पा रहे होंगे कि जितने लोग आपके आसपास है उसमें से अधिकांश लोगों को वजन की प्रॉब्लम है या फिर कहीं ना कहीं इच्छा है कि मुझे वजन कम करना है, बट उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को लेके और उनके जीवन में सुधार कर सकते हैं, न केवल मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ बल्कि उनको वेट मैनेजमेंट का एक एडिशनल बेनिफिट देकर भी। ये भी फैक्ट है कि हमारे जो इंडिया में, भारतवर्ष में 2020 से 2035 में 5.2% की बढ़त आई है एडल्ट ओबेसिटी में, जो बहुत ज्यादा मानी जाती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि 2020 में जो है विमेन में जो ओबेसिटी की परसेंटेज थी वो 7% थी, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2035 तक ये 13% तक हो जाएगा। ऐसे ही मेन में 4% था 2020 में, और 2035 में ये माना जा रहा है कि ये डबल हो जाएगा, यानी 8% तक हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 5.2 है, और अगर हम वुमेन और मेन की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली चिंता का विषय है, राइट। तो ये नंबर्स को देख के ये समझना जरूरी है कि वेट को बढ़ाने वाले रिस्क फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में है। जैसे हमने रिस्क फैक्टर समझा, उसमें ये देखिए कि आपके ज्यादातर जो भी कारक हैं वो आपके कंट्रोल में है। कुछ चीजें डेफिनेटली आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यू होल्ड द की, है ना। जो भी आपके जो कॉन्ट्रीब्यूटर फैक्टर्स है ओवरवेट और ओबेसिटी होने के लिए, उसको ठीक करने की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो आपके हाथों में ही है। और मैं मान रही हूं कि आप सभी लोग इस बात से सहमत भी होंगे।
Have you ever wondered why the rich people seem to be getting richer in life? And in the next 60 seconds, I'm going to reveal that exact secret why the rich people get richer in life. Yes, you heard that right. See, it's not about luck. It's not about timing your investments. It's not about smart work. It's not about hard work. It's much more deeper. It's much more fundamental. And the best part is, it is in 100% control of yours. See, it starts with reprogramming your conscious and subconscious mind, where you remove your limiting beliefs and start to go on a higher vibration of frequency to attract the wealth and abundance in life. Now, you might say this might take a lot of time for me to reprogram my conscious subconscious mind. But what if I tell you that I've got this exact system, a formula of success, which I learned it when I went to the US, and that's what I'm going to share with you in my 3-hour live. अब ये समझें कि अगर हम वजन की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि वजन के तहत हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम हेल्दी कैटेगरी में खड़े हैं, क्या हम ओवरवेट कैटेगरी में खड़े हैं, और क्या हम ओबीज कैटेगरी में खड़े हैं। और उसको जानने का एक बहुत ही सरल जरिया है, वो है BMI। BMI आई थिंक आप सभी को पता होगा, इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। और ये आप घर बैठे, इसके लिए आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इस फॉर्मूले के तहत ये समझ सकते हैं कि आप एक्चुअली कहां पर खड़े हैं वजन के मामले में, राइट। और इसका फॉर्मूला है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। आजकल बहुत सारे एप्स भी आ गए हैं जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल फॉर्मूले से जानना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम BMI के तहत जो है अपने वजन को देखते हैं तो इसको 5 तरीके से जो है कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम WHO गाइडलाइंस के बारे में समझेंगे। तो WHO गाइडलाइंस के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर आपका BMI 18.5 के नीचे आ रहा है तो आप अंडरवेट कैटेगरी में हैं, राइट। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो आप नॉर्मल BMI कैटेगरी में हैं। यहाँ से जो है रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका BMI 25 से 29.9 है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में हैं, और 30 एंड अबव फिर आप ओबीज एंड जो है सिवियरली ओबीज कैटेगरी में आ जाते हैं। 40 से अबव अगर आपका BMI है तो आप एक्सट्रीमली ओबीज कैटेगरी में आते हैं। और उसी हिसाब से देखिए, अगर आप लास्ट जो है लाइन में जाएं तो उसी हिसाब से डिजीज का रिस्क भी बढ़ रहा है। अगर आप अंडरवेट हैं तो डिजीज का रिस्क कंपैरेटिवली कम है। अगर आप नॉर्मल BMI में हैं तो एवरेज डिजीज रिस्क है। और जहाँ पे हम डिजीज का मतलब समझ रहे हैं जितने भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, BP हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सब का जो है खतरा बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपका BMI बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इन डिजीजेस के होने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। अब इसी तहत अगर आप देखेंगे थर्ड लाइन में हमने एक और BMI का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जो एशियन कंट्रीज के हिसाब से बना हुआ है। बिकॉज एशियन कंट्रीज के जो पॉपुलेशन है उनमें फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली हाई रहता है। और दूसरी चीज जो BMI के फॉर्मूले में जो हाइट का फैक्टर है, तो आपने देखा होगा जो एशियन पॉपुलेशन है, एशियन जो जनसंख्या है, उसकी हाइट कंपैरेटिवली कम होती है। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि BMI की जो रेंजेस हैं एज पर एशियन पॉपुलेशन वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी भिन्न है जो एज पर WHO गाइडलाइंस। और हम लोग यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मेरा BMI 24.9 है तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी भी नॉर्मल कैटेगरी में हूँ। बट अगर हम एशिया पैसिफिक के BMI को देखें तो अगर आपका जो BMI है वो 23 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो आप एक्चुअली ओवरवेट कैटेगरी में है और वहां पे आपका डिजीज का रिस्क बढ़ रहा है। तो ये अब हमें थोड़ा सा जो है अपने पर्सपेक्टिव को, अपने जो है सोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हम 25 BMI होने पे रिलैक्स नहीं हो सकते। इनफैक्ट वहीं से हमें काम करना शुरू करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छे स्वास्थ्य को और एक अच्छे वजन को अचीव कर सकें। ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर है, क्योंकि देखिए जब जो है BMI में अगर आप देखेंगे फैट से रिलेटेड कहीं कोई पैरामीटर नहीं है जिससे हम ये असेस कर सकें। और अगेन दूसरा जो पैरामीटर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका WHR यानी वेस्ट टू हिप रेशियो।
ये बेसिकली आपके एब्डोमिनल ओबेसिटी को बताता है। और इसको आप कैसे नापेंगे? अगर आप सबसे नीचे वाली पसली लें और आपकी जो हिप बोन जो आप फील कर पाएंगे उसके बीच में आपको ये नापना है, ठीक है? और हिप कैसे नापेंगे? जो आपका सबसे चौड़ा भाग है उसको मेजरिंग टेप से नापेंगे, फिर वेस्ट के नंबर को ऊपर रखेंगे और ये आप सेंटीमीटर्स में नापेंगे। वेस्ट को ऊपर रखेंगे, हिप्स को नीचे रखेंगे एंड उसको डिवाइड करेंगे, वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप मेजरमेंट, तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अगेन मेल्स में और फीमेल्स में ये डिफरेंट है। कोई भी वैल्यू अगर फीमेल्स में अगर आप देख रहे हैं, अगर आपका WHR 0.85 से ज्यादा है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, और मेल्स में अगर आप देखेंगे अगर आपका WHR 1 से ज्यादा है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, राइट? तो BMI और WHR पैरामीटर्स को समझने का मतलब क्या था कि आपने ये समझ लिया कि आप किस रिस्क कैटेगरी में आते हैं। और ये क्यों समझना जरूरी है कि अगर आप मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो आपको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, और ये बहुत गंभीर बीमारियां हैं। जैसे आपको जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, जिसमें आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, BP रिलेटेड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा डायबिटीज बहुत ही बड़ा जो है बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसको हम बहुत आसानी से ले लेते हैं कि हमें जस्ट डायबिटीज है, लेकिन ये बहुत गंभीर बीमारी की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा मस्कुलो यानी मसल्स रिलेटेड, आपको बहुत ज्यादा मसल पेन हो सकता है, आपको मसल वीकनेस हो सकती है बिकॉज आप जरूरत से ज्यादा अपना जो है वजन उठा रहे हैं। उसके अलावा बोन्स में कमजोरी आ सकती है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स, यानी जो आज हम बहुत सारी जो परेशानियां देख रहे हैं उसकी जो जड़ है वो बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर्स है। जैसे थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसके ऊपर पूरा मेटाबॉलिज्म आपका जो है निर्भर करता है। उसके अलावा PCOS, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो अब ये समझना होगा कि अगर आप मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं, BMI, WHR इन सब के तहत, तो इन सारी बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ जाएगा, और जिसके लिए आपका एक स्पेसिफिक एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाएगा, राइट? तो अब सवाल आता है कि हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन अगर आप एक हेल्दी वजन की कैटेगरी में आ रहे हैं, एक स्वस्थ वजन की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आप एक हेल्दी वजन की कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसके आपको क्या फायदे हो सकते हैं हेल्थ वाइज? कुछ कुछ जवाब मिल रहे हैं मुझे कि एनर्जी लेवल अच्छे होंगे, PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये बेसिकली आपकी ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन प्रॉब्लम आती है, और उसका मुख्य सिम्टम होता है कि फीमेल्स का वजन बढ़ने लगता है। हेल्थ स्पैन इंक्रीज होगा सतिंदर जी, हाई एनर्जी लेवल्स, हेल्दी एजिंग, परफेक्ट, गुड हेल्थ, फुल एक्टिव, वेरी गुड। यानी आप समझ पा रहे हैं कि आपका एक स्वस्थ वजन की रेंज में होना कितना जरूरी है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं कि सबसे पहले तो जो हमने क्रॉनिक डिजीजेस की अभी बात की उसका खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि आप अपने रिस्क कैटेगरी को मॉडरेट से धीरे धीरे लो एंड बिल्कुल लो रिस्क कैटेगरी में ला रहे हैं, राइट? तो अगर आप एक हेल्दी वजन, स्वस्थ वजन की कैटेगरी में हैं, तो सबसे पहले जो आपकी क्रॉनिक डिजीजेज है, आपकी हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं, या आपका BP है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, इन सारी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरी चीज, आपके डेफिनेटली एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि जब आपके सारे सिस्टम एक सही वजन के तहत काम कर रहे हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स, वो सारे सिस्टम सही काम भी करेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स भी बढ़ेंगे, और आपकी जो फिजिकल मोबिलिटी है, यानी आप भाग सकते हैं, आप हाइट पे जा सकते हैं, आप जो है ऊंची नीची जगह पे चल सकते हैं। तो ये जो फिजिकल मोबिलिटी है उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, राइट? तीसरी चीज,
हमारा जो ये एक शरीर है, ये इसका एक साइकोसोमैटिक रिलेशनशिप है। साइकोसोमैटिक यानी आपका शारीरिक और मानसिक संबंध है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक सही वजन में हैं, तो ये आपके मेंटल हेल्थ को, आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी सुधारने का काम करेगा। आपका मूड भी अच्छा रहेगा। जब आपका मानसिक स्वास्थ्य, मूड अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आप सही चॉइसेस करेंगे, आप एक्सरसाइज के लिए जाएंगे, आप सही खाना लेंगे। एंड इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा, आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। राइट, तो अभी हम ये समझ चुके हैं कि आप हेल्दी वजन से क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी लाभ उठा सकते हैं। अब इस स्वस्थ वजन यानी हेल्दी वेट को अचीव करने के लिए हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, और अब ये समझना भी जरूरी है कि इस लाइन ऑफ एक्शन में हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। क्या मॉर्निंग न्यूट्रिशन इन सब से जुड़ा हुआ है, क्या इनका कुछ आधार है? तो इन सारी चीजों को हम 3 सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। कि सबसे पहला सवाल है व्हेन यू ईट, यानी अब आप कब खाना खा रहे हैं। उसके बाद आता है कि आप कितना खाना खा रहे हैं, और लास्ट है आप क्या खा रहे हैं। क्योंकि आपने ये एक कहावत सुनी होगी, यू आर व्हाट यू ईट, यानी आप जो खा रहे हैं, आपका जो पूरा सिस्टम है वो उसी तरह की चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी स्वास्थ्य को रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए एक के बाद एक इन सारे सवालों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सारे सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम व्हेन यू ईट की बात कर रहे हैं, तो अब इसको समझने के लिए वापस हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक के जितने भी सत्र हुए हैं, उसमें हम हमेशा ये कहते आए हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सिंक्रनाइज करना, यानी समन्वित करना बहुत जरूरी है। राइट, और वो क्यों जरूरी, इसीलिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन का कनेक्शन भी है कि कब खाना है। अगर आप ये सारे जो भी हम आपको आने वाले स्लाइड्स में समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप ये सारी चीजें मॉर्निंग से ही, सुबह से ही शुरुआत कर दें, तो आपको एक हेल्दी वेट डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। अब सुबह की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्यों सुबह खाना चाहिए, तो यहाँ पे फिर से हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में पीछे आ रहे हैं कि बायोलॉजिकल, जब आप जो है सुबह जागते हैं, तो आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको एक्टिव रखने का काम करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करते हैं, या ये समझ लीजिए कि आपके मेटाबॉलिज्म को शुरू करने का काम करते हैं। राइट, तो उसमें जैसे कुछ हार्मोन है, जैसे कॉर्टिसोल है, जो आपको जगाता है और आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉर्टिसोल बहुत जरूरी है आपको एक्टिव रखने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। राइट, दूसरा हार्मोन है इंसुलिन, जो है मॉर्निंग में इंसुलिन सेंसिटिविटी अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं कि बहुत बेहतर होती है। और तीसरा हार्मोन है एडिपोनेक्टिन, जिसका काम है आपके बेसिकली लिपिड और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सुबह की शुरुआत अच्छे पोषक तत्वों से कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप अपने सर्काडियन रिदम, आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। जब आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं, तो आपका ग्लूकोज लेवल अच्छा होगा और आप एक हेल्दी बीएमआई अचीव कर सकते हैं। उसी के अपोजिट, अगर आपका जो खान पान है वो उसका कोई टाइमिंग नहीं है, राइट, और सुबह आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं, तो अगेन वो इन जो हार्मोन्स हैं उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, और ये आपके रिस्क को बढ़ा देगा डायबिटीज होने के, आपका ग्लूकोज कंट्रोल अच्छा नहीं रहेगा, और धीरे धीरे ये आपको ओबेसिटी की तरफ भी धकेलेगा। अब इसी के तहत, कब खाने के तहत जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए, वो है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर आप फोकस करते हैं मील टाइमिंग पर, यानी आप एक पर्टिकुलर विंडो में जो है खाना खाते हैं, स्पेशली दिन के टाइम में, सुबह से लेके अर्ली इवनिंग का टाइम आपका एक विंडो होता है जहां पे आप अपना जो है खाना खाते हैं। और इसका भी वेट मैनेजमेंट पे एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि आप दिन के एक पर्टिकुलर विंडो में खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली आपका जो कैलोरी का इंटेक है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके वजन में कमी आएगी, आपका जो वसा संचय करने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी। उसके अलावा क्योंकि आप एक रिस्ट्रिक्टेड विंडो में खाना खा रहे हैं, तो आपकी लेट नाइट स्नैकिंग नहीं होगी, आप
लेट नाइट जागेंगे नहीं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है सेल पे, जो हमेशा डाइजेशन करना है, काम करना है, मेटाबॉलिज्म करना है, उस स्ट्रेस में कमी आएगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपका जो ग्लूकोज टॉलरेंस है वो बेहतर होगा और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी आप पोषक तत्व उस पर्टिकुलर विंडो में खा रहे हैं वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा और वो आपके वजन को कम करने में या मैनेज करने में मदद करेगा। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि सुबह दिन की शुरुआत में अगर आप सही तरीके से शुरुआत करते हैं, सही पोषक तत्वों को लेते हैं, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके जो है वजन को मेंटेन करने में या कम करने में मदद करेगा। I got a question for you. Do you have the courage to make 1 crore? क्या आप में वो जिगर है to make 1 crore? You see, बहुत लोग ये वीडियो देखेंगे और इसको skip कर देंगे. In fact, 90% of you will not like me because I'm challenging you to make 1 crore. Does not matter. You can skip. But 10% of you probably would be curious. How do I make 1 crore? Do I have the courage or not? You see, हम बचपन से ना हमको बोला गया सेफ गेम खेलो, सेफ गेम खेलो. But in reality, people who played the game of safety, they just had the safety and not abundance. जिसकी जितनी सोच उसको उतना ही रिटर्न्स मिलता है. तो हम क्यों हमेशा बड़े लोगों को एडमायर करें, रिच लोगों को एडमायर करें? हम क्यों नहीं बन सकते करोड़पति? क्योंकि हम ना चिकन हार्टेड बन चुके हैं, बचपन से सेफ खेल रहे हैं. If you're watching this video, I challenge you to come out of the comfort that you have and tap into your gut, tap into your courage so that आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी फैमिली की लाइफ बदल सकती है. मेरी लाइफ तो बदल चुकी है और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी मेरे तरफ हाथ बढ़ाता है करेज का, मैं उसको खींचने की कोशिश करता हूँ. बिकॉज मेरा मकसद है, आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म 1 बिलियन लाइफ. आई वॉन्ट टू हेल्प all the people who connect with me to become the first generation crorepati. तो अगर आप में courage है, if you have what it takes to go to the next level, then join me for just 3-hour session and have an open mind. सिर्फ दिमाग खुला रख के एक session देखिए and then you decide whether you are ready to walk on the path to become the crorepati or not. My name is Dev Gadvi. I'm India's first passion mentor, twice best-selling author, Times 40 Under 40 awardee, and I look forward to helping you to go to the next level. If not for you, do it for your family. I'll see you in the session. Take care. When I joined Dev Gadvi, I transformed myself. He's someone who has a heart of gold. My perspective towards seeing the business has changed. He was a person I will always look as an epitome of serving. Building up that enthusiasm and energy to go behind what you like, that's what Dev Gadvi had impacted a lot around this. लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है. जिस कंपनी में मैं जाता हूं वहां पे कंपनी मुझे कहती है कि अच्छे एम्प्लॉय नहीं है, अच्छे एम्प्लॉय नहीं, अच्छे एम्प्लॉय नहीं. भाई प्रॉब्लम क्या है? जॉब नहीं है, ये तो सबसे बड़ा झूठ है. भर भर के जॉब है. मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, आज आप गूगल पे सर्च मारो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जॉब, आप naukri.com पे जाके देखो 50,000 से भी ज्यादा आज की डेट की ओपनिंग्स होंगी. monster.com या टाइम्स या लिंक्डइन पे जाओ, 20,000 27,000 ऐसी जॉब की ओपनिंग्स हैं. तो आप कैसे कह सकते हो जॉब नहीं है? जितनी भी कंपनीज में मैंने विजिट किया है, 300 से भी ज्यादा कंपनीज में मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुका हूं और वहां पर मुझे एक ही प्रॉब्लम समझ में आई है, अच्छी एम्प्लॉय नहीं है. क्या आप भी जॉब ढूंढ रहे हो? एक अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब आपको चाहिए? मैं आपको कहता हूं भर भर के जॉब है, लेकिन किस में? क्या आप उसके लिए रेडी हो? क्या आप उसके लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं. मैं आपको कहता हूं इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं 3 घंटे का एक पावरफुल वर्कशॉप लेके आ रहा हूं. आप बोलोगे सर किस टेक्नोलॉजी पे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और डेटा एनालिटिक्स. दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो, जॉब तो हमें चाहिए, लेकिन आप हो कौन? आपको इतना सारा नॉलेज इंफॉर्मेशन कहां से मिला? तो दोस्तों मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं. मैं 300 से भी ज्यादा कंपनीज को अब तक ट्रेन कर चुका हूं. 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे. 5 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को मैं अब तक पढ़ा चुका हूं और इन सारे एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वर्कशॉप आपके लिए डिजाइन किया है कि यहाँ पर जो भी वर्कशॉप में आए वो इतना तो नॉलेज कर ले कि अपने इंटरव्यू को क्लियर कर सके और अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सके. मैं आपसे कहता हूँ आपको एक जॉब चाहिए, मार्केट में इतनी सारी जॉब अवेलेबल हैं, इतनी सारी कुर्सियां खाली हैं, ऑफिस
सोच रही हैं कि भाई कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, तो आज की आज आप मेरे इस वर्कशॉप में आओ। मैं आपको यहाँ पे जीरो से लेके एडवांस एक्सेल की सारे टूल्स एंड टेक्निक सिखाऊंगा। इन टेक्निक को सीख कर आप ऑनलाइन प्रोफाइल बनाओगे। उस ऑनलाइन प्रोफाइल में रिज्यूमे से लेके सारी ट्रेनिंग हम आपको समझाएंगे, और ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे कंपनी से आपको कॉल आएगा और कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी एज ए कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि आपने कड़ी मेहनत करके ये सारे बेसिक से लेके एडवांस फार्मूला को सीखा है। आपने वी लुकअप सीखा, आपने पिवट टेबल सीखा, आपने डेटा को एनालाइज करना सीखा, आपने ऐसे इतने सारे अच्छे अच्छे डैशबोर्ड बनाना सीखा। आप जाकर देखो इतनी सारी जॉब वैकेंसी आपका वेट कर रही है। आप ये सब सीखना चाहते हो, नीचे साइन अप बटन है, उस पर क्लिक करो, आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। आपको लगेगा सर डेटा एनालिटिक्स में इतना सारा जॉब है, एडवांस एक्सेल पे इतना सारा जॉब है, अब तक मुझे दिखाई नहीं दिया, अब तक मुझे मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ गया ना, आप ज्वाइन करो। अब आपको लगेगा सर फीस बहुत ज्यादा होगी। नहीं दोस्तों, 2024 में मेंटेन करने में या कम करने में मदद करेगा। अब ये समझते हैं, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि हमारी जमीन तैयार है, उस पे हमें कौन सी फसल उगानी है, राइट। तो आज क्योंकि हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्यों मॉर्निंग न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है वजन को मैनेज करने में या घटाने में। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट से आपने समझा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन में आप बहुत सारे, अगर आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में सारे तरह के जो है सही मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो पहुंचेंगे। बिकॉज मॉर्निंग में आपकी सारी, आपका प्रोटीन टैंक खाली रहता है, आपका वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का टैंक खाली रहता है, राइट। तो आपके सारे टैंक्स खाली हैं। और अगर आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो सुबह के समय आपकी बॉडी में सही मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब, सही एडिक्वेट अमाउंट में जो है आपका जो फैट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स है, वो पहुंचेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, जब ये सारे पोषक तत्व आपके सिस्टम में पहुंचेंगे तो ये आपके सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करेंगे। यानी अल्टीमेटली क्या करेंगे, आपके सारे सिस्टम, आपका लिवर, आपका जो है हार्ट, आपका लंग्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रेन, आपके ग्लूकोज लेवल सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है और वो आपके वजन को सही तरीके से मैनेज करने में मदद कर रहा है। अब दूसरा जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट हम अभी डॉक्टर श्याम ने भी बताया कि अगर आपका सुबह का जो भोजन है वो प्रोटीन रिच है तो आपको जो है जो पूरे दिन भर में जो भूख लगती है, जो क्रेविंग्स होती हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। तो चलिए ये समझते हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो है में, अगर मॉर्निंग न्यूट्रिशन अगर आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो थर्मोजेनेसिस है, यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ट्रिगर हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब थर्मोजेनेसिस का मतलब हम क्या समझे यहाँ पे कि जो आप सुबह की तरफ जो भोजन कर रहे हैं, बेसिकली उसको हम डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस कह रहे हैं। अभी तक आप समझ चुके हैं कि हमें किस किस तरीके से भोजन लेना है। आपका डाइट प्रोटीन रिच, जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो आपका प्रोटीन रिच होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस भोजन को डाइजेस्ट करने में आपका सिस्टम काम करना शुरू होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिया है कि मॉर्निंग में जब आपकी जो है बाइक है या स्कूटी है वो शुरू नहीं होती है तो हमें थोड़ा सा जो है इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, किक स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। तो उसी तरह से जो है ये जो आप सही पोषक तत्व लेंगे सुबह के न्यूट्रिशन में, अगर आप वो सही तरीके से ले रहे हैं और सही टाइम पे ले रहे हैं, वो बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को, यानी आपके इंजन को स्टार्ट कर देगा। इंजन यानी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी आपका जो दिन भर जो आप एनर्जी व्यय करने वाले हैं, खर्चा करने वाले हैं अपने अलग अलग तरह के काम को पूरा करने के लिए, उसको स्टिमुलेट कर देगा, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपको आपके जो कैलोरीज आप दिन भर बर्न करने वाले हैं उसको और ज़्यादा जो है सुचारू रूप से करने का काम करता है।
Did you know that you could be making life-changing money on Instagram and it doesn't even require you to have a lot of followers? The things I'm going to share with you in this video are an exact blueprint that you can implement right now to skyrocket not only the followers that you're getting, but also the amount of money that you're making. These are the same tips that took Baseball Lifestyle from getting started in my friend's high school bedroom to being worth multiple 7 figures, or what took this creator right here from hating his 9-to-5, struggling at his 9-to-5, to starting an Instagram account about something he was passionate about and being able to gain a little bit of followers and make over $10,000 a month from it recurring without having to do more work. If that's the type of lifestyle you want, then you need to make sure that you're implementing the strategies that I share with you in this video in order to monetize your Instagram account. Now, as we go through the strategies that you could be using to monetize your Instagram, I do want to warn you, I'm going to start with the one that is my least favorite, and the last one is going to be by far my most favorite. So when it comes to the least favorite, it's going to be sponsorship revenue. A lot of you guys want to get sponsors. You think that sponsors are going to completely change your life, and that might be true, but more likely than not, it's actually not going to be true, because all sponsors are really going to do is try to take advantage of you. For example, if you do a sponsorship deal with somebody, guess what? If you don't make them their money back, at least they're never going to do another sponsorship deal with you ever again. Another strategy you want to be implementing is you want to make sure that whatever you're doing when it comes to a sponsorship, one, you're not doing it too frequently, because the worst thing you could ever have on Instagram is a sponsorship with every single post. So this is actually going to limit the amount of money that you're going to be able to make. Now, the strategy I'm going to share with you in just a little bit is going to be the best way for you to be able to monetize, because you're literally going to be able to monetize every single time that you post on Instagram if you implement that strategy. I only recommend doing sponsorship deals that are for a product or for a service that you actually use, or that you know your audience could actually use this. So many small accounts mess this up. They start to take brand deals for things that have absolutely nothing to do with what their audience is interested in, and it tanks their engagement, and it isn't helpful for the audience, and it's not helpful for the brand either, because they're just not going to enter a long-term partnership with you. The only way that I think sponsorships make sense is if it is something that is very perfectly aligned with your audience, with your brand. It's something that you can use. You can actually make a video about how you use it so that you're actually solving a problem for your audience, as opposed to just pitching something to them. And ideally, it's going to be something that you can enter a long-term contract, because if you're not entering a long-term contract, you're gonna have to constantly find new sponsorship deals, and this could become really annoying on months that you can find sponsorship deals, but now you have bills to pay and you have no money coming in. Now this brings us to method number 2, which is affiliate marketing. I want you to think about what tools, what services is your audience already using, and then I want you to strike affiliate deals with those things for 2 reasons. Maybe you can find something that people are already using. For example, Nick right here, who I mentioned earlier in the video, he's been able to implement an affiliate offer into the thing that he actually sells. So he says credit repair, and people need to sign up to find out what their credit score is or what negative things they have against it. So guess what he did? Signed an affiliate deal with somebody that offers that. What services, what tools is your audience already using, so that you could begin to implement those things into your content? And I know what you're thinking right now. How on earth am I going to be able to do that if I only get 1 link in my bio, or just a few links in my bio? And the easiest way for you to be able to do that is to use today's video sponsor, ManyChat. They're a Meta certified partner, but in addition to that, they allow you to monetize your Instagram without you losing engagement. I see so many creators tell people to go to their link in the bio, and they don't understand that it actually crushes the amount of views that they get. Instead, what you should be doing is using ManyChat's automation DM feature, and guess what this is going to do? Now you can say within your video to comment below a certain word. When somebody comments that, they'll automatically get DM'd, and they could get DM'd the link to your affiliate offer, and you can answer any questions that they have. This is going to increase the amount of people that actually end up converting. It's going to increase the engagement that you're getting, and it's going to make selling on Instagram way easier. So what are you waiting for? Click the link below to learn more. Hey, I'm going for a vacation again. Traveling to historical places, palaces and temples, sitting by the lakes, hiking the mountains, and lazing on beaches, where I'll be totally cut off from my business and I'll be chilling for weeks. And by the way, my business is valued over 100 crores and it will continue to grow with or without me. Now, do you know how this can be done? Are you interested in finding out how this can be made possible on day-to-day basis? Let's come inside and let's talk about it. Look, your business can run without you. You just need proper systems and strategies to make this possible. And there are only 5 major areas of any business in the whole wide world which needs to be set. What I have done to run my business completely without me is that I've strategically set up all the functions of my business with proper systems and processes,
and put a very efficient team to manage the same. Now, this has helped me to grow my business from nothing to almost 100 crore in valuation in the last 10 years. It's about strategizing your marketing, your sales, your operations so that you get the results you're looking for. Now, for most, you might not even thinking about all these things in strategic manner. And today, it might sound very complicated to you, but in reality, it is not. All you need to do is to learn it from someone who has already done it before. Now, I teach the strategies and functions in my 3-hour workshop called Business Scale Up Workshop, where I help business owners like you to achieve time and financial freedom so that they can have freedom in life, go all over the world, vacation and business growth. Now, I have this simple template which you can copy and paste and implement in your business and you will get results. Now, this is exactly what is the best part about the Business Scale Up Workshop, that the implementation and the result happen instantaneously. Now, this workshop comes to you only for $999. Yes, ₹99 only. And it helps you to get the results which you are always looking for, you desired and you deserved, but it was out of your reach. So click the link below, register for this workshop, and I will see you inside, helping you to grow your business and results next level. Click now. I'll see you inside. Bye-bye. इसी के साथ साथ जो है ये जब आप जो है मॉर्निंग में अपना न्यूट्रिशन पूरी तरह से लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये आपके शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि अगर आप सही पोषक तत्व ले रहे हैं अपने सुबह के न्यूट्रिशन में तो वो आपको एक बैलेंस, आपको एक स्टेबल शुगर लेवल, आपके ब्लड में शुगर लेवल को स्टेबल रखेगा, बैलेंस रखेगा, जिसकी वजह से आपको अननेसेसरी इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होंगे, आपको शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपको हंगर क्रेविंग्स नहीं होंगी और आप ओवर ईटिंग से बच पाएंगे। इसमें एक और पॉइंट आई थिंक मैं मिस कर गई हूँ, जिसमें है आपका हिडन हंगर। अगर आपका मॉर्निंग का न्यूट्रिशन जो है पूरी तरह से सही है तो आपको वो जो छोटी छोटी भूख, जिसके बारे में डॉक्टर श्याम भी बात कर रहे थे, दिन भर की जो छोटी छोटी भूख है उस पे आप जो है पूरी तरह से कंट्रोल पा पाएंगे। अब हमने ये बात कर ली कि जो है हम कब खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और कैसे मॉर्निंग न्यूट्रिशन वजन को सही तरह से मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये एक सवाल आता है कि क्या आप समझते हैं या क्या आप कभी सोचते हैं कि कितना आप खाते हैं उसका भी आपके वजन पर फर्क पड़ता है? कुछ जवाब पाना चाहूंगी यहाँ पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाउ मच, क्योंकि जब भी हम वजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम बिल्कुल खाना बंद कर दें या बिल्कुल खाना कम कर दें, और इसकी वजह से जो है हमारे शरीर में नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि सुबह तो खाना ज़रूरी है लेकिन कितना खाना ज़रूरी है, राइट? तो इसको आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है, मैथ्स फॉर्मूला है कि 2 + 2 4 ही होगा, राइट? 2 + 2 कभी 3 नहीं हो सकता। यानी अगर आप अपने वजन में कमी चाहते हैं तो उसमें आपको जो है जो आपका प्लस जा रहा है उसको आपको कम करना ज़रूरी है। यानी एनर्जी इन, यानी जो आप अपने फूड या जो आपका कैलोरी इनटेक है उसको जब भी वो एक्सेस में जाएगा वो ऑटोमेटिकली जो है आपको वजन को बढ़ाएगा। बिकॉज जो भी एक्सेस होता है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि जो भी एक्सेस होगा वो हमारी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाएगा, राइट? तो अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो आपका एनर्जी इन और एनर्जी आउट इक्वल होना चाहिए, राइट? अगर आपको वेट लॉस करना है तो जो आपका एनर्जी इन है वो जो है कम होना चाहिए, और अगर आपका जो है आपको वेट बढ़ाना है तो आपका जो एनर्जी इन है वो ज़्यादा होना चाहिए, और आपका जो एनर्जी आउट है यानी जो आपको खर्चा करना है उसको आपको कंजर्व करना है, राइट? तो यहाँ पे क्योंकि हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो उसका सिंपल फॉर्मूला समझ लीजिए
कि आपके जो भी आप कैलोरी इन ले रहे हैं, जो आप अपना खाने पीने से या जो आप पेय पदार्थ ले रहे हैं, वो कैलोरीज कम होनी चाहिए और आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब खर्चा भी किस किस तरीके से होता है? सबसे पहले तो आपके BMR से 70% तक खर्चा होता है। BMR यानी जैसे आप जो आपका जो हार्ट बीट हो रहा है, आपका जो डाइजेस्टिव फंक्शन हो रहा है, आपके जो लंग्स काम कर रहे हैं, आपका जो लिवर काम कर रहा है, आपका जो ब्रेन काम कर रहा है, इन सारे सिस्टम को काम करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसको हम BMR कहते हैं। तो अगर आपके सारे सिस्टम फुल्ली फंक्शनल है तो BMR मैक्सिमम आपके खर्चा, आपका जो एनर्जी का खर्चा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी कौन सी चीज़ें हैं? एक तो ईट है, यानी एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस, जो सिर्फ 5% तक है। एक्सरसाइज मतलब जो आप दिन भर में स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से आप कितना खर्चा कर पाते हैं? 5 से 7%। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेट लॉस के लिए जो है एक फैक्टर है, वो है नीट, यानी नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस, जो 15% तक है। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं और आप उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि मैं स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, तो इस नीट पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये भी आपको मदद करेगा। उसके अलावा जो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी जो आप खाना खा रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी कोई खर्चा नहीं करेगी, बल्कि उसके विपरीत अगर आप प्रोटीन रिच खाना खा रहे हैं, अगर आप फाइबर रिच खाना खा रहे हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा यानी एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका जो कैलोरी डेफिसिट है वो आप मेंटेन करते हैं और जो खर्चा है वो बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके वजन में कमी आती रहेगी। ठीक है, सिंपल है। जैसे आप अपने अकाउंट में कम पैसा डालें बट खर्चा ज़्यादा करें तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। वही फॉर्मूला आप अपने वजन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वेट मेंटेनेंस के लिए, चलिए अब वजन कम हो गया तो वेट मेंटेनेंस के लिए कैसा होना चाहिए कि जनरली क्या होता है, हमें लगता है कि वेट कम हो गया, अब जो है मेंटेनेंस में हम वापस अपने पुराने खाने पे जा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको अपना कैलोरी इंटेक फिर भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब कौन सी ऐसी टिप्स हैं कि आप ये जो है मैनेज कर सके कि आप कितना खा रहे हैं, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने खाने को धीरे खाइए और चबा कर खाइए, क्योंकि जब आप धीरे खाते हैं और चबा के खाते हैं, आपके माइंड को 15 मिनट लगते हैं फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन को जो है महसूस करने के लिए। तो अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो माइंड को ये सिग्नल ही नहीं मिलता है कि मैं पूरा मुझे जो है मतलब मुझे फीलिंग ऑफ फुलनेस आ चुकी है, राइट? तो इसीलिए धीरे खाइए, चबा के खाइए। माइंडफुल ईटिंग कीजिए, बिकॉज माइंडफुल ईटिंग यानी आप जो है विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाइए, शांत मन से खाइए, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, अपने टेस्ट बड्स हैं, अपना विजुअल है, उस पर पूरी तरह से ध्यान लगा के खाइए। उसके अलावा कट डाउन ऑन योर शुगर्स एंड रिफाइंड कार्ब्स, बिकॉज जो शुगर्स और रिफाइंड कार्ब्स होते हैं ना, ये बहुत एडिक्टिव होते हैं। आप जो है आप एक बार में आप जो है एक पेस्ट्री खाएंगे, अगली बार वो एक पेस्ट्री आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। तो इसीलिए अगर आप जो है कंट्रोल करना चाहते हैं कि कितना खाना है, तो आपको शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को भी जो है कम करना चाहिए, और पोषण से भरा हुआ फूड लीजिए, ताकि आपकी जो वो छोटी छोटी भूख है वो सेटिस्फाई हो सके और आपको दिन भर में क्रेविंग्स ना हो। अब अगला सवाल आता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आप ये विश्वास करते हैं कि जो आप खाते हैं वो आपके वजन पे प्रभाव डालता है? यहाँ पे फिर से ये एक सवाल ही है कि क्या आप ये जो है विश्वास रखते हैं कि क्या जो आप खाते हैं वो आपके वजन को बढ़ाने या कम करने में मदद करता है? जी हाँ, धीमान जी बोल रहे हैं यस, एकता जी बोल रहे हैं यस, राइट। तो अभी तक हम 2 सवालों के बारे में बात कर चुके हैं, कब खाना है, कितना खाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्या खाना है। तो क्या खाने मतलब हम क्वालिटी ऑफ फूड की बात कर रहे हैं कि हमारे पोषक तत्व की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, राइट, या जो है आपने देखा भी होगा बहुत सारे बिल्डर्स हैं
बिल्डर्स की कैटेगरी भी होती है कि ये अच्छा बिल्डर है, ये खराब बिल्डर है, ये समझ के कि वो किस तरह का मटेरियल अपनी बिल्डिंग में यूज कर रहा है, राइट। तो अगर आप एक अच्छी बिल्डिंग, एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी ऑफ मटेरियल, राइट। वो भले ईंट है, वो भले लकड़ियां हैं, वो भले बीम्स हैं, आपको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जो है ख्याल रखना चाहते हैं, तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर आप अपने एक हेल्दी वजन को जो है, एक स्वस्थ वजन को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप खराब क्वालिटी का खाना नहीं खा सकते। यानी आप खराब खाना, जैसे जो है बहुत ज़्यादा फूड, जो प्रोसेस्ड फूड है, शुगर से भरे हुए फूड हैं, या जो अनहेल्दी फैट्स हैं, वो खाना आप अगर खाएंगे तो आप कभी भी एक अच्छे स्वास्थ्य या एक अच्छे वजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में आपको क्या करना है अपने स्वास्थ्य और वजन को मेंटेन करने के लिए, ऐसा खाना खाना है जो आपका प्रोटीन में अच्छा हो, फाइबर में अच्छा हो, वाइटामिन्स और मिनरल्स उसमें भरपूर मात्रा में हो, और वो आपकी बॉडी को इस सारे इसेंशियल, सारे ज़रूरी तत्व दे सके जो आपके अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हेल्दी वेट को प्रमोट करेंगे और ओवरऑल हेल्थ को भी प्रमोट करेंगे। तो क्या खाना है, मतलब क्वालिटी ऑफ फूड से इसका मतलब है, ठीक है। अब इस क्वालिटी ऑफ फूड को हासिल करने के लिए करना क्या चाहिए, क्या हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल प्लान ऑफ एक्शन है, यानी आप एक हेल्दी, बैलेंस्ड और कलरफुल प्लेट को फॉलो करें, जिसमें सही मात्रा में सभी पोषक तत्व शामिल हैं, जो आप अभी जो है स्लाइड पे देख भी पा रहे हैं कि इसमें परसेंटेज भी दिया हुआ है कि आप कितनी मात्रा में सीरियल लें, कितनी मात्रा में आपका जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, कितनी मात्रा में आपका नट्स एंड सीड्स होना चाहिए, दूध और दूध की बनी हुई कितनी चीज़ें होनी चाहिए, प्रोटीन का ओवरऑल कंटेंट कितना होना चाहिए, और फ्रूट्स कितनी होने चाहिए। तो अगर आप इस प्लेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ फूड जो आपको एक अच्छी लाइफ और एक अच्छे वजन को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो आप काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमने ये समझा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन और वजन का क्या जो है कनेक्शन है। अब धीरे धीरे इसको समझते हैं, क्योंकि अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि एक जो है एक अच्छे ब्रेकफास्ट में, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट में, एक संतुलित ब्रेकफास्ट में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का आपके वजन से क्या संबंध है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि प्रोटीन कैसे आपके वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। तो क्लिनिकल स्टडीज़ के तहत 6 से 12 महीनों के अंतराल में ये समझा गया कि एक अच्छा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट या डाइट समझ लीजिए जो है उसका जो है आपके वजन पे, आपके वेट मैनेजमेंट पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, राइट। ये आपके बॉडी वेट को रिड्यूस करता है और मसल्स को प्रिजर्व करता है। जब मसल्स को प्रिजर्व करेगा तो वो क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। हायर मसल मास, हायर आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा। जितना हाई आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, उतना आपके दिन भर में जो एनर्जी यूटिलाइजिंग कैपेसिटी है, जो आपका जो है एनर्जी को बर्न करने की कैपेसिटी है, वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। इसके साथ साथ और क्या देखा गया कि आपका जो ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन है, यानी जो आपका BMI है, डेफिनेटली उसमें इम्प्रूव करता है, आपके मसल मास को बढ़ाता है और आपके फैट को कम करता है। आपके जो है वेस्ट टू हिप रेशो, उसमें भी इसका जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसके अलावा ये क्या करता है कि आपके जो सडन ग्लूकोज स्पाइक है, सडन जो आपका सडन ग्लूकोज बढ़ता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है और सडन क्रैश होता है, जिसकी वजह से आपको अलग हंगर क्रेविंग्स होती हैं, आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं, उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जो आपके हंगर हार्मोन्स हैं, उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है और आपके जो फुलनेस की फीलिंग है, उस सिग्नल को भी बढ़ाता है। इसको अगर आप समझे, यहाँ पे और अच्छे से डिटेल में समझाया गया है कि प्रोटीन रिच डाइट, स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं, तो वो आपके डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, जिसको हमने अभी समझा कि अगर आप एक प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, वो आपके जो एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी है, यानी जो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर है पूरे दिन भर का, उसको बढ़ाता है। आपके सटाइटी हार्मोन्स कौन से होते हैं, आपके लेप्टिन,
उसको इम्प्रूव करता है। जब आपका लेप्टिन हार्मोन जो है अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो वो क्या करेगा, आपको हमेशा एक फुलनेस की फीलिंग देगा। उसके अलावा जो है अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो ये आपके जो कीटोजेनेसिस है, यानी जो आपके फैटी एसिड ब्रेकडाउन है, उसको भी करने में मदद करता है। और जब आप रेस्ट पे होते हैं तब भी आपकी बॉडी एक मिनिमम एनर्जी बर्न करती है, तो उस एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाता है जब आप एक प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, अगर आप स्पेशली मॉर्निंग में ले रहे हैं। तो क्या होगा इसकी वजह से, आपका सटाइटी बढ़ेगा, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपके दिन भर जो आप एनर्जी यूज कर रहे हैं वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको एक इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट का लाभ मिल सकेगा। दूसरी चीज आती है फाइबर, एंड फाइबर आई थिंक हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम बार बार फाइबर की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं, राइट। हम प्रोटीन कई बार याद रख लेते हैं, हम विटामिन्स एंड मिनरल्स याद रख लेते हैं, लेकिन हम फाइबर की जो इंपॉर्टेंस है वो भूल जाते हैं, स्पेशली सुबह की तरफ। तो फाइबर का सबसे पहला काम क्या है कि ये जैसे आपके किसी अगर आप जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ ले रहे हैं या प्रोटीन के साथ ले रहे हैं, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी आपके ब्लड में जाके उसको शुगर में कितनी जल्दी कन्वर्ट होता है, उसको कम कर देता है। यानी वो जो भी आप खाना खा रहे हैं, अगर आप फाइबर के साथ खा रहे हैं तो वो शुगर कंटेंट धीरे धीरे आपके ब्लड में आता है। साथ ही ये क्या करता है कि आपके सटाइटी यानी आपकी फुलनेस की फीलिंग को बढ़ाता है। और फाइबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका जो गट माइक्रोबायोम है उसको मेंटेन करने के लिए। और क्योंकि ये जेल लाइक पानी के साथ मिलके ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो आपका जो फैट एब्जॉर्प्शन है या जो आपका एक्स्ट्रा शुगर एब्जॉर्प्शन है उसको भी कम करता है। इसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहता है, आपका जो फूड का इंटेक है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और अल्टीमेटली आपको क्या लाभ मिलता है, इसका वेट लॉस के तहत लाभ मिलता है और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो अब क्योंकि हम फाइबर की बात कर रहे हैं और गट माइक्रोबायोम की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि कैसे ये जो गट माइक्रोबायोम है, यानी जो आपके गुड और जो है फ्रेंडली एंड लेस फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो कैसे आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज हैं अच्छे हम कह सकते हैं फ्रेंडली एंड लेस फ्रेंडली बैक्टीरिया के, और ये अब हमारे हाथ में है कि हम किस ग्रुप ऑफ जो है बैक्टीरिया को हम खाना देना चाहते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरियोडिटीज हैं, जो अच्छी बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, उनको सब क्या पसंद है, उनको पसंद है प्रोटीन, उनको पसंद है प्लांट बेस्ड फूड, उनको पसंद है फाइबर, उनको पसंद है कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दूसरी तरफ जो फर्मिक्यूट्स हैं, उनको क्या पसंद है, उनको पसंद है शुगर्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स, राइट, नॉन फाइब्रस फूड। तो ये इनकी पसंद का खाना है। तो एक्चुअली ये हमारे हाथ में, अगर हम अपने वजन को भी मेंटेन करना चाहते हैं तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस बैक्टीरिया को जो है खाना देके उसको जो है बेसिकली उसकी ग्रोथ और उसके जो है नंबर में हम बढ़ावा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो आपके जो है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो इम्बैलेंस्ड गट है, यानी अच्छे और थोड़े कम अच्छे बैक्टीरिया का अगर इम्बैलेंस होता है तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को कम करता है, आपके जो है हंगर को बढ़ावा देता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और डाइजेशन ऑफ फूड को भी जो आपका जो खाना जिस तरह से पचता है या शुगर आपके ब्लड में कैसे आता है उसके जो है पाथवे को भी अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप अपने गट में अच्छे बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ाना चाहते हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन, फाइबर, जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये सारे खाना अच्छी मात्रा में लेना पड़ेगा। और कब लेना पड़ेगा, सुबह की तरफ लेना पड़ेगा, क्योंकि सुबह की तरफ आपके जो गट माइक्रोबायोम है वो भी भूखे हैं, राइट। तो अगर आप उस टाइम पे उनको सही पोषक तत्व देंगे तो उसका जो है आपको बेनिफिट आपके वेट मैनेजमेंट पर भी मिलेगा। कौन सिंगड़ा कौन पाकुड़ी मौसी पियोसी जमी गला संडे ओह कोन हैला एसिडिटी तू एटा पी दे लिक्विड एथिरे तो टाइम लागिबो टिके टाइम तो सहिबा को पड़िबो ना एते काहे की सहिबो एसिडिटी रु शीघ्र आराम पाई न अछि ना कारण इनो काम आरंभ करे मात्र 6 सेकंड रे चलो संडे चलो। अब आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसकी हमने कुछ ही दिन पहले एक सत्र में चर्चा की थी कि क्यों विटामिन्स एंड मिनरल्स सुबह की तरफ जरूरत है। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सुबह तो जरूरी है ही है,
लेकिन कैसे ये वेट मैनेजमेंट में मदद कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप सही मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स है जो आपके जो है भूख, आपके जो एपेटाइट है उसको जो है मैनेज करते हैं, उसके रेगुलेशन में सहायक होते हैं। जब आपकी भूख आपके अकॉर्डिंग है, आपके मुताबिक है, तो आप क्या करेंगे, सही मात्रा में खाना लेंगे। जब सही मात्रा में खाना लेंगे तो आपका एनर्जी बैलेंस मेंटेन रहेगा। जब आपके पूरे दिन भर के लिए आपको एनर्जी मिलती रहेगी तो आप जो है आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे। जब आपके सारे सिस्टम्स प्रॉपरली काम कर पाएंगे तो आप प्रॉपर एनर्जी एक्सपेंडिचर कर पाएंगे और उसका अगेन आपको अल्टीमेट लाभ आपके वेट मेंटेनेंस या वेट लॉस में मिलेगा, राइट। तो अभी जब हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, हमने बात की प्रोटीन की, हमने बात की फाइबर की, हमने बात की विटामिन्स एंड मिनरल्स की, तो सुबह सुबह सोचिए क्या आप लोग के पास इतना टाइम होता है कि आप ये कैलकुलेशन कर सके कि मैं इसमें से प्रोटीन लूंगी, इसमें से विटामिन्स एंड मिनरल्स लूंगी, इसमें से फाइबर लूंगी। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जब हम वेट मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो क्या आप लोगों के दिमाग में कोई एक ऐसी चीज आती है जो आपको एक ही बार में, राइट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही बार में दे दे, स्पेशली सुबह की तरफ, जिसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी हो, सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हो। कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा नाम आप लोगों के मन में आ रहा है? क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि इस बैलेंस्ड न्यूट्रिशन को पाने के लिए क्या आपके पास कोई सल्यूशन है? सप्लीमेंट्स में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स हैं जो आपको ये सारी चीजें एक साथ दे सकते हैं, और उसी के बारे में हम आज अभी आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। तो एक ऐसा जो है